नमस्कार। कक्षा 12 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप सभी का। आज हम अपनी आरोह की पाठ्य पुस्तक के एक विशेष पाठ जिसका शीर्षक दिया गया है पहलवान की ढोलक। ये शीर्षक ही अपने आप में एक विरोधाभास लिया हुआ है कि जो पहलवान अपने शारीरिक दमखम को दंगल के अंदर प्रदर्शित करता है उसका ढोलक से क्या काम। ढोलक जैसा वाद्य यंत्र तो उन कला प्रेमियों के लिए है जो संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन पहलवान होने के बावजूद भी जो व्यक्ति इस प्रकार ढोलक जैसे वाद्य यंत्र के प्रति अगाध स्नेह रखता है, ऐसी क्या अद्भुत और विलक्षण क्षमता थी उसकी ढोलक में, ऐसी क्या विशेष प्रतिभा थी। हाँ जी, नमस्कार बेटा आप सभी को। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि शीर्षक जो है वो अपने आप में ही विरोधाभास दिया हुआ है कि एक पहलवान जो अपने दंगल में अपने शारीरिक दमखम को प्रदर्शित करता है वह ढोलक से क्या किस तरह का तारतम्य रखता है, किस तरह का संबंध रखता है। क्यों? क्योंकि ढोलक तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो कलाओं में रुचि रखता है और जिसको संगीत में बहुत लगाव है। लेकिन उस पहलवान के द्वारा जो ढोलक का वादन किया जाता है, उस वादन के द्वारा भी उस क्षेत्र के अंदर ऐसी प्रेरणामय प्रेरणा स्रोत के रूप में ऐसे स्वर जो है वो वहां व्यापक हो जाते हैं, जो वहां लोगों में एक जीविशा उत्पन्न करते हैं, जीने की इच्छा, अद्भुत विलक्षण इच्छा जो है उत्पन्न करते हैं। और लिखने वाले कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ इनका पूरा नाम है और रेणु इनको उपनाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रसिद्धि एक आंचलिक उपन्यासकार के तौर पर हुई। आंचलिक उपन्यास का क्या मतलब है? यानी इन्होंने किसी विशेष चरित्र को, कथानक को इस तरह से लेकर के उपन्यास की रचना नहीं की जो हमारे देश के किसी विशेष वर्ग से संबंधित रहा हो, बल्कि उन्होंने एक ऐसे उपन्यास की रचना की जिसमें उन्होंने हमारे देश के विशेष स्थान, खासतौर पे गांवों की पृष्ठभूमि को, लोक जीवन को, लोक गीतों को, लोक साहित्य को, लोक संस्कृति को और लोक नायकों को विशेष महत्व के साथ उजागर किया। इसी वजह से जो ग्रामीण परिवेश कृषि प्रधान देश भारत के अंदर हरित क्रांति जैसे क्रांति का सृजनहार हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ बिखरी हुई जो बालू मिट्टी है, बिखरी हुई जो रेत के कण है, वो भी कहीं ना कहीं लोक जीवन के साथ साक्षात्कार कराने में एक माध्यम बन जाती है। और इसी को अपने उपन्यासों का महत्वपूर्ण विषय बनाया फणीश्वर नाथ जी ने। और यही कारण है कि मिट्टी से जुड़े रहने के कारण इनको रेणु उपनाम संबोधित किया गया। इनका महत्वपूर्ण उपन्यास था मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से आपको परिचित कराने से पूर्व मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपने कक्षा 10 के अंदर शैलेंद्र तीसरी कसम के शिल्पकार नामक उस फिल्म की पूरी पटकथा के विषय में पढ़ा होगा। उसमें नायक कौन था, नायिका कौन थी, लेकिन उस पूरी पिक्चर की स्क्रिप्ट किस पर आधारित थी? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए उपन्यास तीसरी कसम पर आधारित थी। आपने देखा था उसमें भी ग्रामीण इलाके से संबंधित पात्रों को उजागर किया गया था। उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो किस तरह की निश्चल प्रवृत्ति को अपने भीतर धारण करते हैं, उन सारी चीजों को वहां प्रतिष्ठापित किया गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के जीवन परिचय से, जिनका जन्म बिहार में सन 1921 4 मार्च को हुआ था। और फणीश्वर नाथ रेणु जिनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को पटना में हुई थी। रेणु मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश, लोक जीवन, लोक कथा, लोक नायक, लोक संस्कृति, लोक सभ्यता और मुख्य रूप से आंचलिकता से संबंधित रचनाएं लिखने वाले लेखक थे। उसी में इनको महारत हासिल हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम है मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, ये तो है उपन्यास, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, ये है इनकी कहानियां। और ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये संस्मरण है। नेपाली क्रांति कथा, इस पे रिपोर्टाज है, यानी नेपाल की
जब इन्होंने अच्छी सी यात्रा की, वहां क्रांति के समय महत्वपूर्ण जो जो रिपोर्ट थी, उस सारी रिपोर्ट पर उन्होंने जो लेखन चलाया वो रिपोर्टाज कहा गया, तथा 5 खंडों में समग्र रचनाएं जो संकलित की गई है उसका शीर्षक है रेणु रचनावली। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, देखिए इनके कुछ शब्द हैं जिनमें अपने आप ही इनके जीवन की वास्तविकता निखर कर सामने आती है। क्या कहते हैं कि बताते हैं कि कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बधाए नियम कानून नीति और फार्मूले को तोड़ करके बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। यानी आप जिस धरती से, जिस जमीन से उठे हो, आप ऊपर उठ करके आकाशगामी बनने की कोशिश करते हो और उसी जमीन से आप अपना रिश्ता तोड़ रहे हो। कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाओ, पांव हमेशा जमीन से सटाकर ही रखने चाहिए। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ावों और संघर्षों से भरा था। साहित्य के अलावा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी अपनी भागीदारी निभाई और यही भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय थी तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को एक नया तेवर देने में। अब क्या नया तेवर दिया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फणीश्वरनाथ इनका पूरा नाम था और रेणु नाम इसलिए जोड़ा गया क्योंकि इन्होंने ग्रामीण अंचल से संबंधित परिवेश को अपने लेखन का विषय बनाया। लोकगीत, लोकोक्तियां, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक, वहां की हर चीज की अवधारणा को इन्होंने अपने रचना कार्य के अंदर अभिव्यक्त किया। तो इसी वजह से 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था मैला आंचल, जो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था, जिनसे इन्होंने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। पहले उपन्यास कैसे थे, जिस तरह से आपने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों के विषय में पढ़ा था, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, करबला, है ना, उन्होंने उस समय की प्रासंगिक समस्याओं को उन उपन्यासों का प्रमुख कथानक बना करके उसी पात्रों को उसी तरह का जीवंत अभिनय दे करके वहां प्रस्तुत किया था। लेकिन गांवों को क्या किया गया, स्वतंत्रता के पश्चात जब भारत जो है अपनी योजनाओं के माध्यम से आगे के क्रम में उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा था, तो गांव जो है उनकी तरफ उनका ध्यान जो है वो बहुत पिछड़ता जा रहा था। और यही कारण है कि उसी गांवों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और राजनीतिक सत्ता को उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने आंचलिकता के उपन्यासों को अपने लेखन का विषय बनाया। तो हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही शुरू हुआ। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति, वहां के लोक जीवन को केंद्र में ला खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्तियां, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक कि इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज और नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। अब अंचल किसे कहते हैं, ग्रामीण, स्थान विशेष, परिवेश विशेष, स्थानीय इलाके, जहां उनकी परंपराएं, उनके लोकगीत, वहां के लोक नृत्य, वहां की लोक भाषा, वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति, वहां के नियम कायदे, पर्व, हर एक चीज को उन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया, यानी मुख्य नायक बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल एक तरफ कच्चे और अनगढ़ रूप में तो आता ही है, दूसरी तरफ अंचल शस्य श्यामल है। क्यों? क्योंकि कृषि प्रधान है और धूल से भरा हुआ और मैला भी है, क्योंकि कहीं कहीं पर अंचल जो है वो ऐसे क्षेत्रों में बसा हुआ है जहां पर हरियाली कम और बालू मिट्टी ज्यादा है। स्वतंत्रायोत्तर, ध्यान से सुनिए, स्वतंत्रता के पश्चात के भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता किससे है, बोली से है। यही कारण है कि हिंदी के शब्दकोश में हमारी देशी भाषाओं और स्थानीय भाषाओं में बोले जाने वाले शब्दों को शामिल किया गया है। आज मैं कह दूं पंखा हवा देता है, तो पंखा शब्द का अगर खंड कर दिया जाए तो कोई उत्तर नहीं मिलता, लेकिन पंखा अपना एक विशेष अर्थ रखता है क्योंकि देशी भाषाओं में उसका उस शब्द को रूढ़ बना दिया गया है और ये रूढ़ शब्द ही हमारी भाषा के शब्दकोश को और ज्यादा समृद्ध बनाते हैं। यहाँ पाठ का शीर्षक दिया गया है पहलवान की ढोलक। मैंने आपको बताया शीर्षक ही अपने आप में विरोधाभासी है। पहलवान जो दंगल में अपना दमखम दिखाते हैं,
उसका ढोलक से क्या सारोकार। और अगर ढोलक में रुचि है तो यानी वो पहलवानी छोड़ सकता है, क्योंकि वो ढोलक अगर बजाता है तो यानी उसकी संगीत में रुचि है। लेकिन पहलवान ढोलक बजा रहा है यानी उसके अंदर भी ऐसी अद्भुत और विलक्षण प्रतिभा है जिसके माध्यम से वो अपने ढोलक की थाप से वहां स्थान विशेष के अंदर एक नए प्राण फूंक देता है। तो चलिए पाठ का परिचय भी प्राप्त करते हैं। मैं इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को इस बात से परिचित कराना चाहती हूँ कि राजनीतिक सत्ता जो होती है ना, किसी क्षेत्र विशेष में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अगर राजनीतिक सत्ता पे आसीन व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष के प्रति समदर्शी भाव रखता है तो उस क्षेत्र विशेष का विकास उत्तरोत्तर होता चलता है। और अगर राजनीतिक सत्ता पक्ष अपने क्षेत्र विशेष के प्रति बिल्कुल हताश, निराश और विमुख है तो वहां पर उस इलाके को नीचे गर्त में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये राजनीतिक पक्ष ही होता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक छोटे से भूभाग को बिंदु के रूप में उभार सकता है। और ये राजनीतिक पक्ष ही है जो उभरे हुए भूभाग को भी, एक बड़े भूभाग को भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष महत्व रखता है, उसके महत्व को महत्वहीन भी बना सकता है। तो चलिए, ऐसी क्या राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आया कि पहलवान को ढोलक जैसी थाप पर अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ गई। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रतिनिधि कहानियों में एक कहानी है पहलवान की ढोलक। रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अपने अंचल, अपनी संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा है। सही है, मैंने आपको बताया था जिस तरह से वास्तविक जीवन जीता हुआ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र ने बताया था, ये तीसरी कसम रचना फणीश्वरनाथ रेणु की है। और ये पात्र जो हैं, जो रोल निभा रहे हैं, वो भी उस रोल को जी रहे हैं। पात्रों और परिवेश का इतना सच्चा चित्रण बहुत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। सही है ना, संगीत जो है काव्य का विषय माना जाता है, जबकि इन्होंने गद्य में भी संगीत को उत्पन्न कर दिया। नहीं तो ढोलक की उठती गिरती आवाज पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य बहुत मुश्किल से मिलता है। इन विशेषताओं के साथ साथ रेणु की ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार को महत्वहीन हो जाने की कहानी है। यानी एक जो स्थान विशेष का जो नायक है, जो राजा है, जो लीडर है, अगर वो चाहे तो अपनी लोक कलाओं को पूरे सांसारिक पटल पर भी प्रदर्शित करवा सकता है। और अगर वो नहीं चाहे तो ये सांसारिक पटल पर छाई हुई कलाएं भी क्या है, अपना अस्तित्व खोने लगती है। राजा साहब की जगह एक नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देने और उस पर भी सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था के आरोपित करने का एक प्रतीक था, जो अपने पुरातन अस्तित्व को खोने का और उस पर नए को आरोपित करने का प्रतीक था। भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीता की भूमि पर पटक देती है। लुट्टन पहलवान है, लोक कलाकार है, जो दंगल के अंदर अपना शारीरिक दमखम दिखाता है और उसी से मिलने वाले पारितोषिक से अपने जीवन का, अपने परिवार का निर्वाह चलाता है। लेकिन अंत ऐसा आता है कि वहां जब दूसरा राजकुमार आसीन होता है तो दंगल जैसे खेलों में अपनी रुचि ही खत्म कर दी गई और अब उसको पेट भरने के लिए निरीता की भूमि पर भी लापटक दिया गया। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या पालती, क्योंकि पहलवान अगर रहता है तो उसको खाने के लिए भी अच्छा चाहिए, खूब अच्छा दंगल चाहिए, शरीर के ऊपर खूब अच्छे मालिश करने के लिए दो चार और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करतब दिखाने वाले पहलवान चाहिए। और पहलवानी का शौक रखने के लिए इतना खर्चा उठाने के लायक राजकुमार ने अपने आप को नहीं समझा। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाई रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव में भी मौत से लड़ने की ताकत बिखेर देता है। कहानी के अंत में भूख और महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय अजय यानी जिसको कभी किसी ने जीता नहीं, हराया नहीं, लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं। इस करुणा, इस त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ देता है। वह पुरानी व्यवस्था की है
या नई व्यवस्था की? ये पोल कौन सी है? पुरानी व्यवस्था में कोई ऐसे दुर्गुण थे या नई व्यवस्था के कारण इस तरह के कोई दुर्गुण आ गए? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है? बिल्कुल है। अगर व्यवस्था अच्छी है तो कलाएं भी और ज्यादा प्रगति करती है। अथवा उनका कोई स्वतंत्र मूल्य भी नहीं भी है? स्वतंत्र मूल्य है ही नहीं, क्योंकि अगर आपका राजनीतिक पक्ष इन कलाओं को और ज्यादा महत्व देता है तो ये कलाएं और ज्यादा उत्तरोत्तर वृद्धि और प्रगति को प्राप्त करती है। और अगर जहां राजनीतिक पक्ष ही उन कलाओं की अवहेलना करता है तो उन कलाओं की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है, यह प्रश्न इस पाठ के जरिए लेखक ने हमारे समक्ष छोड़ा है। तो जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो लुट्टन पहलवान का जो शारीरिक सौष्ठव है उसको देखेंगे, किस तरह से वो बंदा जो है क्या बाहुबली की तरह, दारा सिंह की तरह एक एक जो सामने वाला है उसका प्रतिद्वंदी है उसको उठा उठा कर पटकता है, किस तरह से लोगों की वाहवाही का वो केंद्र बनता है, किस तरह से अपने क्षेत्र के अंदर पहलवानी जैसे शौक को और ज्यादा बलिष्ठ कर देता है। लेकिन जब राजनीतिक तख्ता पलट होता है और वहां का जो राजा है वो पहलवानी में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता, वो आधुनिकता से परिपूर्ण है और आधुनिकता के कारण वो अन्य कलाओं में अपनी रुचि रखता है, तो पहलवान को भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस तरह का संघर्ष करना पड़ा, उसके उस संघर्ष में भी उस समय व्याप्त अकाल और भूख की त्रासदी में उस क्षेत्र विशेष के लोगों में जीविशा फूंक देने की जो कहानी है, उस कहानी का नाम ही है पहलवान की ढोलक। तो आज की कक्षा में हमने इसका एक परिचय प्राप्त किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा।